प्रतिशतता सीरीज के इस दूसरे वीडियो में आज हम आपसे बात करने वाले हैं प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी के बारे में। प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत कमी के बारे में। इंक्रीमेंट, जी हाँ, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी के बारे में। और हम आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस करके बताएंगे कि आप वीडियो को देखने वाले जो लोग हैं उनका मैथमेटिक्स का लेवल अलग अलग हो सकता है। किसी की मैथमेटिक्स की समझ बहुत अच्छी हो सकती है, हो सकता है उन्हें इस वीडियो को देखने की जरूरत ही ना हो, और किसी की मैथमेटिक्स किसी वजह से कमजोर भी हो सकती है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस तरह से एक्सप्लेन करें कि हर किसी को समझ में आए और हम एक ही चीज़ के आपको अलग अलग तरीके बताएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। बहुत ही स्टार्टिंग जो हम कर रहे हैं बहुत ही सिंपल लेवल से कर रहे हैं, हम सरल से कठिन की ओर सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ पर सीखने में। तो आप देखिए कि मान लीजिए कि किसी चीज़ की जो प्रारंभिक कीमत थी वो आपकी थी 500 रुपये, और 500 रुपये में उसमें आप मान लीजिए कि आपकी 14% की यानी कि 14% की उसमें वृद्धि होती है। तो 14% की आप में इसमें वृद्धि होती है यानी कि इंक्रीमेंट होता है, और आपको इसका अंतिम मूल्य ज्ञात करना है। तो इसका पहला तरीका देखिए आप, जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, जो कि 6, 7 या 8 के बच्चे अगर उनके चैप्टर्स में होता है तो किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपका इनिशियल जो है आपका प्रारंभिक मूल्य है 500 रुपये। उसके बाद आप इसका 14% ज्ञात करेंगे। 500 का 14%, 500 का 14% ज्ञात करने के लिए आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि का की जगह आप लिखेंगे इनटू, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का साइन आप लिखेंगे यहाँ पर 500 और 14/100। जब आप इसे हल करेंगे तो आप 2 0 से 2 0 आपके कट होंगे, और आप हल करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 70 रुपये। और ये आपका बढ़ा हुआ मूल्य है, ये आपका बढ़ा हुआ मूल्य है। आपका प्रारंभिक मूल्य था 500, तो आपका जो अंतिम मूल्य होगा, अंतिम मूल्य जो आपका मूल्य आपको प्राप्त होगा वो होगा 500 + 70 यानी कि 570 रुपये, 570 रुपीज़। अब हम आप इसको दूसरे तरीके से करके बताने वाले हैं, जिसको आप मान सकते हैं कि हमारा चूंकि एकीक का नियम आप मान सकते हैं, यूनिटरी मेथड आप मान सकते हैं, या अनुपात समानुपात का नियम मान सकते हैं। देखिए उसे कैसे हल किया जाता है। हम यहाँ पर एक सारणी का प्रयोग करेंगे जिसके आपके पास है प्रारंभिक मूल्य, और प्रारंभिक मूल्य के बाद आपका है अंतिम मूल्य। यहाँ पर हम जो आपका प्रतिशतता का कंसेप्ट था उस कंसेप्ट का हम उपयोग करेंगे। तो प्रतिशतता का कंसेप्ट ये था कि प्रतिशत की गणना 100 पर की जाती है। तो जब आप मान के चलेंगे कि आपका प्रारंभिक मूल्य यदि 100 है, क्योंकि प्रतिशत की गणना 100 पर की जा रही है, आपके पास लिखा हुआ है 14%। तो अगर मान लीजिए कि आपका 14% का मतलब ये है कि आपका प्रारंभिक मूल्य यदि 100 होता, तो आपका यहाँ पर 14% बढ़ने के बाद जो मूल्य होता है, यानी कि 100 पर 14 रुपये, यानी कि 100 पर 14 रुपीज़ बढ़ने के बाद आपका जो मूल्य होता वो आपका होता 114 रुपीज़। लेकिन आपके क्वेश्चन में आपको जो प्रारंभिक मूल्य दिया हुआ है वो दिया हुआ है 500 रुपये, और आपको यहाँ पर इसका बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ जो भी राशि है वो आपको ज्ञात करनी है। ठीक है कि आपका अंतिम मूल्य 500 रुपये के अनुसार, 500 रुपये के हिसाब से आपका अंतिम मूल्य क्या आएगा। 100 रुपये के हिसाब से 114 रुपये होना चाहिए। तो हम इसको इस तरह से सोल्व करते हैं। हम एक क्रॉस का निशान लगाते हैं। क्रॉस का निशान लगाने में आप देखेंगे कि आपको इस क्वेश्चन मार्क यानी कि यहाँ जो भी आएगा उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आप चाहें तो इसे x मान सकते हैं इस तरह से। तो आपको इस x को हल करने का आपका नियम ये है कि ये दोनों संख्याएं जो आपको ज्ञात है, आप इन दोनों को गुणा करके लिखेंगे यहाँ पर 114 × 500, और इस x के साथ आपके इस क्रॉस में जो राशि आपको नज़र आ रही है 100, उसे आप इसके डिनोमिनेटर में यानी कि हर में इसके अपॉन में आप उसे लिख देंगे, तो आपको अपना मान प्राप्त हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि 2 0 से 2 0 हम लोग यहाँ पर इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं, और 114 को हम 5 से गुणा करेंगे, उसमें 1 का भाग देंगे, तो 1 का भाग देने से आपके पास वही राशि आएगी जो 114 को 5 से गुणा करने से आपको प्राप्त होगी। तो आपको यहाँ पर प्राप्त होगा वही 570 रुपये, जो कि आपका अभी उत्तर आ रहा था। और ये जो हमने इस तरह से किया है, यदि हम और फास्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं, और फास्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो हम इसे किस तरह से सोच सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान देते हैं, 14% वृद्धि। 14% वृद्धि का मतलब ये है कि जो चीज़ 100 रुपये की थी वो सीधी आपकी कितने की हो जाएगी, 114 रुपये की। यहीं अगर 14% वृद्धि की जगह 14% कमी लिखा होता तो फिर आपका जो मूल्य होता वो होता आपका 86 रुपीज़, यानी कि 86
रुपये। लेकिन हमारे पास 14% वृद्धि है, 14% वृद्धि है, तो फिर हम सीधा क्या करेंगे, 500 का हम 114% यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। 500 का 114% ज्ञात करने का मतलब हुआ कि 500 इंटू 114/100, और आप जब इसे हल करेंगे तो आपको वही अपना आंसर मिलेगा, 570 रुपये। ठीक इसी प्रकार हम एक अन्य उदाहरण ले लेते हैं कि मान लीजिए किसी संख्या का जो प्रारंभिक मान था, आप किसी का प्रारंभिक मूल्य कह सकते हैं, वो मूल्य था आपके पास यहाँ पर 670 रुपये, और इस 670 रुपये में आपके पास 10% की कमी होती है, 10% की कमी होती है। तो 10% की कमी को हम किस तरह से ज्ञात करेंगे? हमारा पहला तरीका वही है कि पहले हम 670 का 10% निकालें। पहले तरीके में हम 670 का 10% निकालेंगे तो 670 इंटू 10/100, और आप एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल करेंगे, दूसरी ज़ीरो से दूसरी ज़ीरो कैंसिल करेंगे, तो आपके पास इसका उत्तर होगा 67 रुपये। और 67 रुपये घटाने के बाद जो आपका अंतिम मूल्य आएगा, आपका अंतिम मूल्य जो होगा, अंतिम मूल्य आपका होगा 670 माइनस 67 रुपये। तो यहाँ से आपको उत्तर प्राप्त होगा 603 रुपये। वहीं अगर हम इसे सीधे करना चाहते हैं, तो आप 10% कमी का मतलब समझिए। 10% कमी का मतलब क्या है? 10% कमी का मतलब ये है कि जो कोई भी जो आपको प्रारंभ में 100 रुपये में प्राप्त हो रहा था, 10% कमी का मतलब है कि 100 रुपये पे उसमें 10 रुपये की कमी हो जाएगी, यानी कि वो आपको 90 रुपये में प्राप्त होगा। तो हम सीधा जो आपका प्रारंभिक मूल्य है 670, उस 670 का 90% हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो आपको इसको हल करने के बाद जो आपका आंसर प्राप्त होगा, वो आंसर आपको प्राप्त होगा 603 रुपये, यानी कि दोनों तरह से आपको एक ही आंसर प्राप्त होगा। और आप जो भी तरीका आपको उपयुक्त लगे वो तरीका आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ देखिए कि ये जो प्रश्न का प्रकार है, इसमें हमें प्रारंभिक मूल्य मालूम था और हमें अंतिम मूल्य ज्ञात करना था। लेकिन कभी कभी प्रश्न इसका उल्टा होता है कि आपको अंतिम मूल्य दिया होता है लेकिन आपको प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना होता है। उस स्थिति में हम क्या करेंगे, आप देखिए। मान लीजिए कि आपको एक प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न आपको ये दिया हुआ है कि 15% वृद्धि के बाद, 15% वृद्धि के बाद किसी संख्या का जो मान है या किसी वस्तु का मूल्य, आप मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य 15% की वृद्धि के बाद उसका मूल्य 8,280 रुपये हो जाता है। तो उसका प्रारंभिक मूल्य क्या था, यानी कि उसका प्रारंभिक मूल्य आपको ज्ञात करना है। इनिशियल वैल्यू जो उसकी थी, इनिशियल वैल्यू उसकी क्या थी? तो यहाँ आप देखिए कि यहाँ आपको प्रारंभिक मान नहीं दिया हुआ है, यहाँ आपको अंतिम मान दिया हुआ है। तो इसे हल करने का तरीका क्या होगा? अब आप सोचिए, जैसे कि प्रतिशत की गणना 100 पर होती है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि यदि हमारी संख्या 100 होती तो 15% की वृद्धि के बाद क्या होता? 100 रुपये पर अगर 15 रुपये की वृद्धि होती है तो उसका अंतिम मूल्य बनता है 115 रुपये, यानी कि ये आपका अंतिम मूल्य होगा 100 रुपये मानने पर। अब 100 रुपये मानने पर अगर ये आपका अंतिम मूल्य है 115 रुपये और आपके प्रश्न में आपको अंतिम मूल्य दिया हुआ है 8,280 रुपये, तो इसे हल करने का तरीका क्या होगा? देखिए, सबसे पहले वही हम अनुपात समानुपात का नियम लगाते हैं, और अनुपात समानुपात के नियम के अनुसार अगर आप देखें तो ये आपका प्रारंभिक मूल्य है और ये आपका अंतिम मूल्य है। और अंतिम मूल्य के नीचे आप अपने प्रश्न का वास्तविक अंतिम मूल्य रख दीजिए। जो आपको प्रश्न में अंतिम मूल्य दिया हुआ है 8,280 रुपये, और आपको आपके प्रश्न में प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है, तो वहाँ आपने लिख दिया x। अब आप वही क्रॉस जो मेथड है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो आप इसमें यूज़ करेंगे। तो आप ये देखेंगे कि आपकी ये दोनों संख्याएं जिनका मान आपको ज्ञात है, आपके x के साथ आपका 115 है, तो x की वैल्यू के लिए आप इन दोनों संख्याओं को गुणा कीजिए 100 इंटू 8,280, और x के साथ जो 115 है उस 115 को आप इसके बटा में लिख देंगे। अब आप इसे सॉल्व करेंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको इन दोनों को गुणा करके 115 का भाग देना है, या आप इसे किसी नंबर से काट सकते हैं, किसी नंबर से इसे काट लीजिए। तो यहाँ पर आप 5 से इसे काट सकते हैं 20 बार, और 115 को काट सकते हैं 23 बार। जब आप 8,280 में 23 का भाग देंगे, 8,280 में जब आप 23 का भाग देंगे तो आपको प्राप्त होगा यहाँ पर 360,
और 360 को आपको इस 20 से अभी आपको यहाँ पे गुणा करना है, यानी कि 20 से मल्टीप्लाई करना है। और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 7,200 रुपये, यानी कि 7,200 रुपीज़। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको प्रारंभिक मूल्य पता नहीं था, आपको ये पता था कि इतनी वृद्धि के बाद उसका मूल्य इतना हो जाएगा, तो प्रारंभ में कितना मूल्य रहा होगा, इनिशियल वैल्यू क्या रही होगी, तो हमने निकाल लिया। अब हम इसका भी डायरेक्ट तरीका सीखते हैं। डायरेक्ट तरीके में देखिए, आप वही सोचिए कि 15% वृद्धि का मतलब है कि जो चीज़ आपकी 100 रुपये की थी वो आपकी 115 रुपये की हो जाएगी। अब इस 115 पर आप लोग अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। हम इस सवाल को कैसे हल करेंगे? तो जब हमारे पास प्रारंभिक मूल्य पता था तो हम 100 को यहाँ पर बटा में लिख रहे थे और 115 बटा 100 से उसे गुणा कर रहे थे। बात को ध्यान से समझिए, अगर ये प्रश्न पिछले प्रश्न के जैसा होता जिसमें आपको प्रारंभिक मूल्य पता था और अंतिम मूल्य पता करना था, तो आप वहाँ पर 115 बटा 100 से गुणा करते। ये प्रश्न ऐसा है जिसमें आपको प्रारंभिक मूल्य पता नहीं है, वो आपको ज्ञात करना है, लेकिन अंतिम मूल्य आपको पता है। तो हम इसे उल्टा कर देते हैं, हम लिख देते हैं 100 बटा 115। तो हम आपकी जो राशि आपको प्रश्न में दी हुई है 8,280 रुपये, उस 8,000 माफ़ कीजिएगा 100 बटा 115 से, इस चीज़ से 100 बटा 115 से हम उसे गुणा करते हैं। और 100 बटा 115 से जैसा हमने गुणा किया था तो आपको वही अपना उत्तर प्राप्त होगा 7,200 रुपये। इस तरह से आप ध्यान रखिए कि जब आपकी प्रारंभिक मूल्य दिया है और अंतिम मूल्य ज्ञात करना है, तो आपको जो 100 है उसे डिनोमिनेटर में लिखना है, यानी कि बटा में लिखना है। और जो भी वृद्धि या कमी के हिसाब से जो राशि आपको प्राप्त होती है 100 मानने पर, वो आपको ऊपर रखनी है। लेकिन अगर यही आपको अंतिम मूल्य पहले दिया हुआ है, प्रारंभिक मूल्य आपको ज्ञात करना है, तो फिर आप इसको उल्टा करना है, आपको 100 ऊपर रखना है और 100 के हिसाब से वृद्धि या कमी के बाद जो राशि बनती है वो आपको नीचे रखनी है। हम एक अगला प्रश्न ले रहे हैं और हम उसे डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, बिल्कुल ही शॉर्ट विधि से, जैसा कि हमने आपको बताया है। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं कि जो कि आपको कन्फ्यूज़न वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपको आम बच्चे को जिसको मैथमेटिक्स की नॉलेज थोड़ी सी कम हो, उसे कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आप देखिए, हम एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं, लेकिन वो किसी स्टूडेंट को कंफ्यूज कर सकता है। जैसे कि किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य था 10,000 रुपये, यानी कि 10,000 रुपये। पहले उसमें आपके पास 12% की वृद्धि हुई, 12% की वृद्धि हुई। उसके बाद उसमें अगले चरण पर उसमें 12% की कमी होती है, तो उसका अंतिम मूल्य क्या होगा? यही ऑप्शन जब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछा जाता है, तो कई बार आप सोचते हैं, अगर आपने मैथमेटिक्स को उतना गौर से नहीं पढ़ा है या किसी कारणवश मैथमेटिक्स कमज़ोर रही है, या हमारे स्कूल के बच्चे हैं जो अभी सीख ही रहे हैं, तो आप सोचते हैं कि पहले 12% बढ़ गया, फिर 12% कम हो गया, इसका मतलब सब कुछ बैलेंस हो गया, तो उसका अंतिम मूल्य क्या रहना चाहिए? 10,000 ही रहना चाहिए। कई लोगों के दिमाग में पहले यही आएगा कि अगर 12% बढ़ाया है और 12% घटा दिया है, दैट मीन्स वो आपका बराबर हो गया, तो आपका मूल्य यही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप सोचिए क्यों नहीं होगा, थोड़ा सा गौर कीजिए कि 10,000 पर हम 12% बढ़ा देंगे तो उसका मूल्य 10,000 नहीं रह जाएगा, 10,000 से बढ़कर कुछ ज़्यादा हो जाएगा, और जो ज़्यादा हो जाएगा उसमें 12% की कमी होगी। और पहली जो आपकी वृद्धि थी वह 10,000 पर थी, लेकिन जो आपकी बाद की कमी हो रही है वह 10,000 पे नहीं हो रही, उससे ज़्यादा राशि पर हो रही है। तो आपका जो अपेक्षित उत्तर आप सोच रहे हैं कि वापस 10,000 आ जाएगा, तो वापस 10,000 नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप 12% वृद्धि का मतलब समझिए। 12% वृद्धि का मतलब है कि जो चीज़ आपकी 100 रुपये अगर आप मान के चले, तो वो चीज़ आपकी हो जाए 112 रुपये की। और 12% कमी का मतलब समझिए, 12% कमी का मतलब ये है कि जो चीज़ आपकी आप 100 रुपये मान के चलेंगे, वो आपकी 12% कमी के बाद 100 में से आप 12 माइनस कर दीजिए, तो वो हो जाए आपकी 88 रुपीज़ की। अब हम सॉल्व करते हैं कि स्टार्टिंग में आपका मूल्य था, जो प्रारंभिक मूल्य था वो था 10,000 रुपये। सबसे पहले आपकी 12% वृद्धि होती है, और उस वृद्धि के बाद का मान सीधे डायरेक्ट ज्ञात करने के लिए हम सीधे उसको 112/100 से गुणा कर सकते हैं। जब आप इस 112/100 से गुणा करते हैं तो आपको वो मूल्य प्राप्त हो जाएगा जो कि 12% वृद्धि के बाद हुआ है। अब इसी राशि में जब अगले स्टेज पे जाकर, अगले चरण में जब 12% की कमी होती है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 88 100 के हिसाब से, तो हम इसे गुणा करेंगे 88/100 से। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको फिर से बता दें कि प्रारंभिक मूल्य आपको पता है, तो आप 100 को यहाँ पर अपॉन में लिखेंगे, 112/100 और 88/100 से हम इसे गुणा करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपके 2 0 से 2 0 कैंसिल होती है, अगली 2 0 से 2 0 कैंसिल होती है, और आपको 112 को 88 से यहाँ पर गुणा करना है। तो जब आप इसे गुणा करेंगे तो आपको गुणा करने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वो
होगी आपकी 9,856 रुपये, यानी कि 9,856 रुपीज़ आपको इसका अंतिम मूल्य प्राप्त होगा। जो आप 10,000 इसे अगर समझ रहे तो 10,000 इसकी राशि प्राप्त नहीं हुई है, बल्कि 9,856 इसकी राशि आपको प्राप्त हुई है। अब इसी क्वेश्चन को हम आपको थोड़ा सा घुमा के दे रहे हैं कंसेप्ट को समझने के। यहाँ आप उत्तर को नोट कीजिए, आपको उत्तर आपका प्राप्त हुआ है 9,856 रुपये। कल्पना कीजिए कि इसमें पहले 12% की वृद्धि होकर बाद में 12% की कमी होने के बजाय पहले 12% की कमी हुई होती और फिर 12% की वृद्धि हुई होती, तो क्या होता। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं कि आपके पहले यहाँ पर 12% की कमी हो रही है और उसके बाद आपकी 12% की वृद्धि हो रही है। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा था कि 12% की कमी का मतलब है 88 और 12% की वृद्धि का मतलब है आपका 112। तो आप देखेंगे कि आप वापस वही 88/100 से इसको गुणा करेंगे और फिर आप इसको 112/100 से गुणा करेंगे और वही आपकी संख्या रहेगी 10,000। तो आपको फिर से वही उत्तर प्राप्त होगा, यानी कि जो दो क्रमिक वृद्धियाँ या कमियाँ हैं वो एक के बाद एक होती है, कमी होकर वृद्धि होती है या वृद्धि होकर कमी होती है, तो आपके उत्तर में परिवर्तन नहीं आएगा। आप इस चीज़ को चक्रवृद्धि ब्याज से भी जोड़ सकते हैं। अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज, अगर कुछ स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, वो उस वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं। और अगर कोई दूसरे स्टूडेंट्स जो किसी कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वो हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो आप आगे समझ सकते हैं कि जो चक्रवृद्धि ब्याज का कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ है। चक्रवृद्धि ब्याज में जैसे कि मान लीजिए आपका सवाल है कि आपका मूलधन है 9,000 रुपये और 9,000 रुपये के मूलधन पर आपकी 10% की ब्याज दर लगती है और 10% की आपकी जो ब्याज दर लगती है आपका मूलधन पर, वो आपकी लगती है 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए लगती है और आपको मिश्रधन ज्ञात करना है। यहाँ पर जो मूलधन होता है वो प्रारंभिक मूल्य की तरह होता है और आपका जो मिश्रधन होता है, वो मिश्रधन आपका जो होता है वो आपका अंतिम मूल्य की तरह होता है। तो ये जो आपकी चीज़ है या आप ठीक उसी तरीके से कर सकते हैं कि आपको 10% 3 वर्ष तक बढ़ाना है, यानी कि एक साल में आपको 10% 3 बार बढ़ाना है। यानी कि इसका मतलब वो आपकी वृद्धि है 10%, 10% और 10%। और 10% वृद्धि का आप मतलब समझिए, 10% वृद्धि का मतलब है कि 100 रुपये पे 10 रुपये बढ़ जाना, और 100 रुपये पे 10 रुपये बढ़ जाने का मतलब है आपके पास हो जाना 110 रुपये। और 110 रुपये हो जाने का मतलब है कि आप इस प्रश्न में जो अंतिम मूल्य यानी कि मिश्रधन यानी कि आपकी जो अमाउंट आप ज्ञात करने वाले हैं, तो अमाउंट आप किस तरह से ज्ञात करेंगे। आप करेंगे यहाँ पर 9,000 रुपये इंटू 110/100 इंटू 110/100 और इंटू 110/100। ये आपके पहले साल के लिए, ये आपके दूसरे साल के लिए और ये आपके तीसरे साल के लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें ऐड करके सीधा आपके अमाउंट यानी कि मिश्रधन ज्ञात कर रहे हैं। तो मिश्रधन ज्ञात करने के लिए जब आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और आप जब इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और सारे नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा वही आपको यहाँ पर आपका मिश्रधन प्राप्त होगा। हम देख सकते हैं यहाँ पर आप 11 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं आपको 121 को आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 31 उसे आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा 9 1 9 और 9, इस तरह से आपको ये मिलेगा 11,979। ये आपको अंतिम मूल्य प्राप्त होगा। अब आप कल्पना कीजिए कि आपको प्रश्न ऐसे न देके ऐसे दिया होता कि आपको प्रश्न में मिश्रधन यानी कि अमाउंट दी होती, ये आपको यही रेट दी होती, यही टाइम दिया होता और आपसे ये प्रिंसिपल वो आपसे पूछता और पूछता कि आपका मूलधन यानी कि प्रिंसिपल क्या था। तब आप इस प्रश्न में क्या करते, आप वही काम करते, ये आप प्रश्न की वैल्यू यहाँ से लेते, आप 110/100 के बजाय 100/110 से, यानी कि इस चीज़ से आप 3 बार आप इस चीज़ से अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते, गुणा करते, तो आपको अपना आंसर मिल जाता जब आप इसे इस चीज़ से मल्टीप्लाई करते। क्योंकि जब आपको प्रारंभिक मान दिया और अंतिम मान पूछा तो आपको क्या करना है कि 100 को अपॉन में रखना है यानी कि डिनोमिनेटर में रखना है, और जब अंतिम मान देकर प्रारंभिक मान पूछता है तो फिर आपको 100 को ऊपर रखना है और जो भी आपकी बढ़ी हुई राशि या घटी हुई राशि आएगी 100 के हिसाब से, 100 के हिसाब से, उसे आपको नीचे रखना है। आप बहुत ईजीली बहुत
कम टाइम में आप प्रतिशत की वृद्धि के और कमी के प्रश्न इस तरह से आसानी से हल कर सकते हैं। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लाभ, हानि, चक्रवृद्धि ब्याज जैसी चीज़ों से जुड़ी हुई है। और अगले जो वीडियोज़ इस सीरीज़ में हम लेके आएंगे, हम धीरे धीरे उन सभी टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। और जैसे कि हम कह रहे हैं कि सरल से कठिन सूत्र की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। पहला वीडियो जो था बिल्कुल बेसिक चीज़ों के बारे में था, बहुत सिंपली। दूसरे वीडियो में भी ऐसी कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है, और पढ़ने के बाद तो आपको बहुत ईजी लगेगा जब आप आपको क्लियर करेंगे। और आगे की चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियोस में। बने रहिए। अगर आप सीखना चाहते हैं, आप अपने कंसेप्ट को, अपनी मैथमेटिक्स को बिल्कुल मजबूत करना चाहते हैं, तो बने रहिए, क्योंकि अगले जो वीडियोस होंगे इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल की चीज़ के बारे में, और जो कंपटीशन का लेवल होता है कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे और क्वेश्चंस को भी सोल्व करेंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, किसी क्वेश्चन के आप आंसर चाहते हैं परसेंट से रिलेटेड, आप हमें वो भेज सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर, जो कि आपको हमारे वीडियोज़ के थ्रू मिल जाएगा। और हम आपकी हर समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आप अच्छी से अच्छी मैथमेटिक्स सीख सकें। और हमारे वीडियोज़ के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।